सो यस, टॉकिंग अबाउट डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। एंड अगर मैं डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से की बात करूं तो डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो डिडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक होती है, वो ग्रोस टोटल इनकम तक आपको मिलती है। क्या वो आपको ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा मिलती है? द आंसर इज़ नो। एंड ये जो डिडक्शन है ये आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम से जो है वो नहीं मिलती है। जैसे कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, वहाँ से जो है वो आपको ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलती है। एंड अगर मैं ये डिडक्शंस की बात करूँ तो ये डिडक्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन आ जाती है एंड एक आ जाती है आपकी इनकम बेस्ड डिडक्शंस। सो ये सब कुछ जो है वो, ये सारा का सारा इन टोटलिटी की पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस क्या होती है एंड इनकम बेस्ड डिडक्शंस क्या होती है, ये सब कुछ जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। So are you guys excited about learning all this? So what are you waiting for? Let's get started. So hello everyone. I hope you all are doing good. आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम जो है वो क्या सीखने वाले हैं, डिडक्शन जो है वो सीखने वाले हैं। अंडर चैप्टर नंबर 6 से की डिडक्शन जो है वो सीखने जाएंगे। सबसे पहले हमने जो है वो पांचों हेड की इनकम निकाल ली, फिर हमने इनकम को क्लब्ड करना सीख लिया। इनकम को क्लब्ड, देखो हमने पांचों हेड की इनकम निकाल ली, हमने सैलरी की इनकम जो है वो निकाल ली, हमने पीजीबीपी की इनकम निकाल ली, हमने पांचों हेड की इनकम निकाल ली, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड लास्ट वन इज़ हाउस प्रॉपर्टी। ये पांचों हेड की इनकम हमने निकाल ली, सैलरी की, पीजीबीपी की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेस की एंड हाउस प्रॉपर्टी की। जब हमने ये पांचों हेड की इनकम निकाल ली है तो फिर हमारी क्या बन जाती है, ग्रोस टोटल इनकम जो है वो निकल जाती है। ग्रोस टोटल इनकम निकल जाती है। ठीक है। अब इस ग्रोस टोटल इनकम में से क्या मिल जाती है हमारे को, डिडक्शन जो है वो मिल जाती है चैप्टर नंबर 6 की। इस ग्रोस टोटल इनकम में से हमारे को डिडक्शन मिल जाती है, लेस हमारी क्या हो जाती है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से वाली डिडक्शन जो है वो लेस हो जाती है। 6 से वाली डिडक्शन जो है वो लेस हो जाती है, तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल इनकम जो है वो आ जाती है, हमारी टोटल इनकम जो है वो आ जाती है। अब ये जो हमारी टोटल इनकम आ गई हमारी टोटल इनकम, यस, ऐसे करके जो है वो आ जाती है, हमारी टोटल इनकम जो है वो आ जाती है। आपको जो है ना बस ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन जो है माइनस करके टोटल इनकम आ जाती है। अब एक बात आप और समझो, एग्जाम्शंस और डिडक्शंस में जो है ना डिफरेंस होता है। एग्जाम्शन जो है वो क्या होती है, एग्जाम्शन जो है वो ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। जो एग्जाम्शंस होती हैं वो क्या है, वो जो है वो ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। ग्रोस टोटल इनकम का नॉट पार्ट, हाँ, वो जो है वो ग्रोस टोटल इनकम का जो है वो पार्ट ही नहीं बनती है एग्जाम्शन। लेकिन अगर मैं डिडक्शंस की बात करूं तो डिडक्शंस जो है वो क्या होती है, जीटीआई में से जो है वो लेस करी जाती है, जीटीआई में से लेस की जाती है, जीटीआई में से लेस की जाती है। जो डिडक्शंस होती है वो जीटीआई में से जो है वो क्या करी जाती है, लेस करी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है। सबसे पहला आपको जो है वो बात जो ध्यान में रखनी है कि जो भी डिडक्शन आपकी चैप्टर नंबर 6 से वाली डिडक्शन होंगी वो कभी भी आपकी ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जो चैप्टर नंबर 6 से वाली डिडक्शन है, क्या ये ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा हो सकती है? द आंसर इज़ नो। ये जो है वो ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आपको जो है वो पहली बात जो है क्या लिखनी है, पहली बात जो है वो आप ये लिख लो कि जो डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से वाली जो डिडक्शंस हैं वो कैन नॉट एक्सीड द ग्रोस टोटल इनकम। वो ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, जीटीआई से वो ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, वो कभी भी जो है वो जीटीआई से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है, अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 4.5 लाख रुपए है, तो आप जो डिडक्शन है ना चैप्टर नंबर 6 वाली, 6 से वाली जो डिडक्शंस हैं
अंडर चैप्टर नंबर 6A वाली जो डिडक्शंस हैं वो आप मैक्सिमम जो है वो कितनी क्लेम कर सकते हो? आप डिडक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 6A वाली जो है वो मैक्सिमम कितनी क्लेम्ड कर सकते हो? 4.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हो। ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम सीलिंग हो जाती है, ये हो जाएगी कि मैक्सिमम जो डिडक्शन है चैप्टर नंबर 6A वाली वो कितनी होती है? वो ग्रोस टोटल इनकम जितनी ही होती है, वो ग्रोस टोटल इनकम जितनी ही जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती है। डिडक्शन जो है चैप्टर नंबर 6A वाली डिडक्शन इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। तो आपको बस एक बात ये ध्यान में अच्छे से रखनी है, मतलब इस चीज़ को नट शेल के अंदर बोला जाए, इस चीज़ को नट शेल के अंदर जो है वो बोला जाए कि आप डिडक्शन को ज़्यादा क्लेम करके आप जो टोटल इनकम आई है ना, इसके बाद में हमारी टोटल इनकम कितनी आ रही थी? नील आ रही थी ना। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिडक्शन को ज़्यादा क्लेम करके आप टोटल इनकम को नेगेटिव कर दो। ऐसा आप नहीं कर सकते। डिडक्शन को ज़्यादा क्लेम करके आप टोटल इनकम को नेगेटिव नहीं कर सकते हो। तो ये वाला जो है वो आई होप आपको जो है वो ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो कि डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6A की डिडक्शन है वो जो है वो ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। अगली बात ये आ जाती है कि इसके अंदर की जो डिडक्शन आपको चैप्टर नंबर 6A वाली जो डिडक्शन है वो आपको स्पेशल रेट से जो है टैक्सेबल नहीं होती है। वो जो स्पेशल रेट से इनकम जो भी टैक्सेबल होती है उसमें से जो है डिडक्शन जो चैप्टर नंबर 6A की डिडक्शन है वो नहीं मिलती है। तो जो डिडक्शन होती है, वेट अ सेकेंड, जो भी डिडक्शन है, डिडक्शन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A is not available, deduction under chapter number 6A is not available from income which are taxable at special rate, which are taxable at special rates, जो कि जो है वो स्पेशल रेट से जो है वो टैक्सेबल होती हैं उसमें से वो नहीं मिलती है। उसमें से वो जो डिडक्शन है चैप्टर नंबर 6A वाली डिडक्शन वो नहीं मिलती है। अब सवाल उठता है कि ये स्पेशल रेट वाली इनकम कौन सी हो गई? स्पेशल रेट वाली इनकम हो गई जैसे कि कैजुअल इनकम हो गई, जो कि जो है वो 30% पर जो है टैक्स होती है, या फिर जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गए अंडर 112A वाले, जो कि 20 रेट पर जो है वो टैक्सेबल हो जाते हैं। ऐसे ही जो है वो एस टी सी जी जो है वो हो गया ट्रिपल वन ए वाला, जो कि 15% के रेट पर जो है वो टैक्स होता है। ये सारी की सारी जो है वो इनकम क्या है, स्पेशल रेट से जो है वो टैक्स जो है स्पेशल रेट पे टैक्स होती हैं, क्योंकि इनका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। तो ये जो है इसमें से अगर कोई ऐसी इनकम है, अगर आपकी कोई कैजुअल इनकम है मान लो 4 लाख की, क्या जो है वो उससे जो है वो आपको चैप्टर नंबर 6 की डिडक्शन है ओनली वही है, तो क्या उससे जो है वो आपको कोई जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी चैप्टर नंबर 6 की? नहीं। क्या आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 5 लाख का, और आपके पास में जो है वो क्या आपको जो है उसमें से डिडक्शन जो है चैप्टर नंबर 6 की मिल जाएगी? द आंसर इज नो। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी 111A वाला है उसमें से कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। क्वेश्चन आ जाता है क्या बाकी जो है वो इनकम से भी नहीं मिलती है? क्वेश्चन आ जाता है क्या जो बाकी इसके अलावा जो बाकी इनकम्स बच गई हैं, जो अदर इनकम्स हैं, क्या जो अदर इनकम्स हैं क्या उसमें से भी जो है वो ये जो है वो डिडक्शन जो है चैप्टर नंबर 6 की नहीं मिलती है? द आंसर इज उसमें से जो है वो डिडक्शन जो है चैप्टर नंबर 6 की मिल जाती है। बाकी सारी जो इनकम्स होंगी इनके अलावा, जो स्पेशल रेट पर टैक्स नहीं हो रही है उसके अलावा जो बाकी इनकम होंगी उसके ऊपर जो है वो डिडक्शन जो भी चैप्टर नंबर 6A वाली है वो अवेलेबल हो जाती है। अब अगला आ जाता है पार्ट इसके अंदर कि जो डिडक्शन होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। डिडक्शन जो होती हैं वो हमारी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती हैं। अगला आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ डिडक्शंस। डिडक्शन जो है वो हमारे पास में कितने टाइप की होती हैं? ये था हमारा, ये था हमारे पास में जो है वो पहला पेज, ये है हमारा सेकंड पेज, ये है हमारा थर्ड ना, राइट। तो हमारा टाइप ऑफ डिडक्शन जो है वो कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की जो है वो डिडक्शंस हो जाती हैं। टाइप ऑफ डिडक्शन जो है कितनी हो जाती है? दो टाइप की जो है वो डिडक्शन हो जाती है। एक तो होती है पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। एक तो क्या होती है? पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस।
वो कौन सी होती है? सेक्शन नंबर 80C से 80GGC तक। सेक्शन नंबर 80C से सेक्शन नंबर 80GGC तक जो भी डिडक्शन होती है वो कौन सी होती है? पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। दूसरी क्या आ जाती है? इनकम बेस्ड डिडक्शन। दूसरी कौन सी आ जाती है? इनकम बेस्ड डिडक्शंस आ जाती हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शन आ जाती हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शन में एक तो आ जाती है सेक्शन नंबर 80TTA एंड 80TTB आ गई, एंड सेक्शन नंबर 80TTB। और दूसरी यहाँ पर और कौन सी आ जाती है? हेडिंग सी वाली डिडक्शन जो है वो आ जाती है। कौन सी आ जाती है हेडिंग सी वाली? कौन सी डिडक्शन होती है? सेक्शन नंबर 80IA से 80, सेक्शन नंबर 80RRB वाली जो है वो डिडक्शन होती है। तो ये हो गई हमारे यहाँ की जो है वो, एक तो होती है हमारे पास पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस, और एक होती है हमारे पास में इनकम बेस्ड डिडक्शंस। अब सवाल आता है कि पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन का मतलब है कि आपको कहीं पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है, आपको कहीं पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको जो है वो क्या मिलेगी? ये डिडक्शन जो है वो मिलेगी। अगर आप कहीं पर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। पेमेंट अगर आप जब करोगे तो जो है वो आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन जो है वो मिलेगी। उसे क्या बोलते हैं? पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस। अब जैसे कि आपने जो है वो पीपीएफ का जो है वो पैसा पे कर दिया, या फिर आपने एलआईसी का प्रीमियम जो है वो पे कर दिया, ठीक है, या फिर जो है वो आपने मेडिकल जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो है प्रीमियम जो है वो पे कर दिया। तो अगर आपने ये सब कुछ पे कर दिया, जैसे आपने जो है कुछ पेमेंट किया, तो आपको जो है डिडक्शन मिलेगी। उन्हें जो डिडक्शन को क्या कहते हैं? पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन जो आप बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन बोलते हैं। या फिर आपने कहीं पर डोनेशन किया, तो उसे क्या बोलते हैं? पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन जो है वो बोलते हैं। अब ये जो पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है, इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 80C से 80GGC तक जो है वो कौन से सेक्शन है? पेमेंट या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन वाले हैं। दूसरी आ जाती है हमारे पास में इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब क्या है? कि पहले तो वो आपकी इनकम बनेगी, पहले तो वो आपकी क्या बनेगी? इनकम बनेगी। मतलब पहले तो वो आपकी इनकम बनेगी, एंड फिर उसको जो है वो आपको जीटीआई में से फिर जाकर जो है वो क्या मिलेगी? फिर जाकर आपको जो है वो उसकी जो है वो डिडक्शन जो है वो मिलेगी, फिर जाकर आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। वो होती है इनकम बेस्ड डिडक्शन। जैसे मैं जो है वो आपको एक एग्जांपल के जो है वो लेके चलता हूँ। जैसे मान लो आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर जो है वो मिला, इंटरेस्ट मिला। जैसे आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला, मान लो कितने का मिला? जो है वो आपको 25,000 का जो है सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला। तो पहले ये जो 25,000 है, ये आपकी क्या बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो बनेगी। पहले क्या बनेगी? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी। उसके बाद में सेक्शन नंबर 80TTA के अंदर जो है वो क्या मिल जाएगी? 80TTA के अंदर जो है वो आपको जो है डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। अब 80TTA के अंदर कितनी डिडक्शन मिल जाती है? 10,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो पहले तो वो आपकी इनकम का पार्ट बनती है, फिर वो जो पहले तो वो आपकी इनकम का पार्ट बनती है, फिर वो जो है वो आपकी क्या होते हैं? जीटीआई में से आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। तो पहले तो वो आपकी इनकम का पार्ट बनती है, एंड फिर जो है वो आपकी जीटीआई में से आपको क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। बेसिकली हेड के अंदर नहीं मिलती, आपको जीटीआई निकालने के बाद में ही जो है वो डिडक्शन मिलेगी। वो कौन सी डिडक्शन? उन डिडक्शन का नाम क्या होता है? इनकम बेस्ड डिडक्शन जो है वो होता है। अब इनकी जो है वो दो कैटेगरी होती है, एक तो 80TTA एंड 80TTB, और एक जो है वो कैटेगरी कौन सी हो जाती है? 80IA से लेकर 80RRB जो है वो हो जाती है, जिन्हें जो है वो इनको जो है वो हम हेडिंग सी डिडक्शन भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेडिंग सी डिडक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो हेडिंग सी वाली डिडक्शन होती है, अब ये जो हेडिंग सी वाली डिडक्शन है, इनको क्लेम करने के लिए एक कंडीशन है। इनको क्लेम करने के लिए जो है वो एक कंडीशन है। इसको क्लेम करने की क्या कंडीशन है? कि आपको जो है वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल आउट करनी पड़ती है ड्यू डेट तक। जो भी ड्यू डेट 139(1) के अंदर दी हुई है, उस ड्यू डेट तक आपको जो है वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप जो है वो लेट हो जाते हो, आप अपनी आरओआई की ड्यू डेट तक जो है वो फाइल नहीं करते हो अपनी रिटर्न को, तो फिर आपको जो है वो क्या है? आपको ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। चैप्टर नंबर ये क्या नाम है? हेडिंग सी वाली डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये ओनली तभी अलाउड होती है, वेट अ सेकेंड, ओनली इफ रिटर्न ऑफ इनकम is filed up to due date अंडर सेक्शन 139(1) तक जो है वो क्या होगी? रिटर्न ऑफ इनकम जो है फाइल्ड हो जाएगी। तब तक अगर मान लो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो ड्यू डेट तक फाइल हो जाएगी 139(1) तक, तो जो है वो क्या हो जाएगी?
तो ही आपको जो है वो ये हेडिंग सी वाली डिडक्शन जो है वो मिलेगी। डिडक्शन से रिलेटेड ना एक जो है वो एक चीज़ और आ जाती है, क्या डिडक्शन जो हैं वो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अगर मान लो जो है वो डिडक्शन जो है वो हम पूरी यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो पूरी मतलब उतनी नहीं थी कि जो है वो मतलब जो ग्रोस टोटल इनकम थी वो कम थी और डिडक्शन जो है वो हमारी ज़्यादा है, तो क्या हम जो बची हुई डिडक्शन है वो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। जो डिडक्शन है हम उसे कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, जो डिडक्शन है हम उसे कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जो पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है उसमें सबसे पहली डिडक्शन कौन सी आ जाती है? पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है। पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है। पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है। उसके अंदर पहले जो है डिडक्शन कौन सी आ जाती है? सेक्शन नंबर 80C की जो है वो आ जाती है। तो पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन में पहले कौन सी डिडक्शन आ जाती है? सेक्शन नंबर 80C आ जाती है। सेक्शन नंबर 80C के अंदर जो है वो कुछ जो है वो बता रखी है जगह जहाँ पर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दो, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बता रखे हैं जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करो और आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। तो सेक्शन नंबर 80C जो है वो कौन सा है? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का है। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का है सेक्शन नंबर 80C जो है वो। ठीक है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का है जो है वो सेक्शन नंबर 80C। अब सवाल आता है कि ये किसको मिलेगी? ये इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी एंड मैक्सिमम लिमिट क्या होगा डिडक्शन पर? 1,50,000। तो इसके अंदर जो एलिजिबल असेसी होता है वो कौन होता है? इसके अंदर एलिजिबल असेसी जो है वो कौन होता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन क्या है इसके अंदर? मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन जो है वो कितनी मैक्सिमम मिलती है? ये मैक्सिमम जो है ये 1,50,000 तक जो है वो मिलती है। मैक्सिमम ये 1,50,000 तक मिलती है। तो मैंने क्या बोला, वो जो है वो रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 80C के अंदर जो है वो कुछ जगह बता रखे, आप यहाँ 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 जो है वो इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी सेक्शन 80C के अंदर। इसके साथ में ये जो सेक्शन नंबर 80C की जो है वो डिडक्शन जो है वो किसको मिलती है? सिर्फ इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को मिलती है। सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलती है। सिर्फ किसको मिलती है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलती है। एंड मैक्स और जो है वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो कितनी होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 1,50,000 तक जो है वो मिलती है। मैक्सिमम 1,50,000 तक मिलती है। अब हमारे पास में इसमें अगला सवाल आ जाता है कि कहाँ पर पैसा लगाना है? कहाँ पर पैसा लगाना है कि हमारे को जो है वो ये डिडक्शन जो है वो मिल जाए? सबसे पहले एक काम करो ना, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। सबसे पहले आप क्या काम करो कि जो है वो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ले लो। तो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो लाइफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स जो है उसके अंदर जो है वो आप ये मान के चलो कि सबसे पहले कौन सी आ गई? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में हमारी कौन सी हो गई? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और किसके लिए मिल जाती है? किसके लिए लियो? या तो जो है वो खुद के लिए लियो, फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में या तो खुद के लिए या तो स्पाउस के लिए या तो चिल्ड्रन के लिए। एंड अगर मैं बात करूं फॉर मेंबर ऑफ एच के मेंबर के लिए ली हो इन केस ऑफ एच अगर एच का एग्जांपल लिया जाए तो एच के मेंबर के लिए लिया है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारी जो है वो किसके लिए ली हो। बेसिकली आपको जो है ना इसके अंदर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी। क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी? कि आपने पॉलिसी जो है वो कब ली है। अब आ जाता है अगर मान लो आपने जो है वो पॉलिसी जो है वो ली है, इफ़ पॉलिसी इशूड बिफोर इफ़ पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2012 से पहले जो है वो पॉलिसी जो है वो इशू करी है, तो उस केस में जो है वो कितना जो है वो हमारे को डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन नंबर 80C के अंदर। तो उस केस में जो है वो हमारे को डिडक्शन जो है वो मिलता है 80C के अंदर प्रीमियम पेड का और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू।
20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू या फिर सम एश्योर्ड जो है वो कह लो, उसका 20% मैक्सिमम, और जो है वो विच एवर इज़ लोअर, इतना जो है वो आपको क्या मिल जाती है, डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। मैक्सिमम इतनी जो है वो क्या मिल जाती है, डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। तो प्रीमियम पेड और जो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू निकाल लो, दोनों में से विच एवर इज़ लोअर का मिल जाएगी। अगर पॉलिसी जो है वो इशूड करी है 1 अप्रैल 2012 से पहले, 2012 से पहले जो है वो अगर पॉलिसी जो है वो इशू करी है, दिस इज 4th पेज नंबर। देन हमारे पास में अगर मान लो पॉलिसी जो है वो इशूड करी गई है ऑन और आफ्टर 1/4/2012, अगर पॉलिसी जो है वो इशूड है, इफ़ पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2012 के बाद में, 1/4/2012 के बाद में है, तो उस केस में प्रीमियम जो भी पेड है, प्रीमियम पेड ले लो, प्रीमियम पेड ले लो, और दूसरा सेकेंडरी क्या लेंगे हम, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, उतनी जो है वो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। मान लो आपने पॉलिसी जो है वो ली है 1/4/2013 के बाद में जो है वो ली है पॉलिसी, और किसी हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए ली है, या फिर कोई स्पेसिफाइड डिसीज़ है जिससे वो जो है वो पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है, तो कितने का डिडक्शन जो है वो मिलेगा, डिडक्शन जो है वो मिलेगा प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज़ लोअर का। सो जो है वो जो हमने सीखा भी, हम ना उसे लिख लेते हैं। क्या सीखा हमने कि जो है वो अगर पॉलिसी जो है वो इफ़ पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013 for a person with disability under section 80U, or a person suffering from specified disease अंडर सेक्शन 80DDB, तो कैसे निकाला जाएगा, एक तो आ जाएगा मेरे पास में प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर का क्या मिल जाता है आपको, डिडक्शन मिल जाता है। अगर पॉलिसी जो है वो इशूड हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/2013, जो भी पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है या फिर पर्सन जो भी सफर्ड कर रहा है स्पेसिफाइड डिसीज से, तो ऐसे निकाली जाएगा उसका कितना डिडक्शन जो है वो उसे मिलेगा। बट एक बात बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो पॉलिसी जो है वो ली है टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2013 के बाद में जो है वो ली है, और किसी नॉर्मल पर्सन के लिए ली होती, अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए ली होती तो वो क्या हो जाता, तो उस केस के अंदर डिडक्शन हो जाता प्रीमियम पेड या फिर जो है वो 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर का जो है वो डिडक्शन हो जाता। सिंपल सा जो है वो रूल है। इसके बाद में अगर मान लो कोई भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है पीपीएफ के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई पैसा जो है वो डिपॉजिट कराया है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है एटीसी के अंदर। सो मैंने क्या बोला वो सुनना, कि अगर हम कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन जो है हमारे को कौन से सेक्शन में मिल जाता है, एटीसी के अंदर जो है डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। सो सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है वो अगर मान लो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एटीसी के अंदर जो है डिडक्शन मिल जाता है। किसको मिल जाता है, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल आ जाता है। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल किस किस के नाम में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ के नाम में, स्पाउस के नाम में एंड चिल्ड्रन के नाम में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर इंडिविजुअल की मैं बात करूं।
एंड अगर मान लो एच है, तो एच जो है वो किसी भी मेंबर ऑफ एच के लिए जो है वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती है। कोई भी मेंबर है एच का, उसके लिए जो है वो करा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है, कौन सी अगली डिडक्शन जो है वो मिल जाती है एटीसी के अंदर। अगर मान लो एम्प्लॉय ने कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो एसपीएफ एंड आरपीएफ के अंदर कोई भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा है तो उसको डिडक्शन मिल जाता है एटीसी के अंदर। सो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ एंड आरपीएफ, मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है तो एम्प्लॉय का जो है वो उस कंट्रीब्यूशन का क्या मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। या फिर आप एक काम करो कि आप एनएससी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह में अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दो। बताओ अगर मान लो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और बात यहाँ पर समझो कि एनएससी का जो है वो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट होता है वो भी जो है वो एग्जाम्प्ट होता है एनएससी का। तो जो एनएससी का इंटरेस्ट होता है ना, उसका भी जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाता है चैप्टर नंबर 6A के अंदर। एटीसी के अंदर जो है वो आपको, मतलब जो एनएससी के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसका, प्लस में इंटरेस्ट जो भी अक्रूड होता रहेगा एनएससी पर, दोनों का जो है वो डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाता है एटीसी के अंदर। सो अगर मान लो आपको जो है वो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी दे रखा है, मतलब इंटरेस्ट दे रखा है एनएससी के ऊपर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसे आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल कर देना है, एंड फिर उसी ही अमाउंट का जो है वो क्या कर देना है, यहाँ पर एटीसी के अंदर जो है वो क्या कर लेना है, डिडक्शन जो है वो क्लेम कर लेना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला उसको जो है वो लिख लेते हैं। देखो ये तो हो गए 3.3 जो है वो हमने डिडक्शन जो है सीख ली कि ये एटीसी के अंदर ये 3 मिलती हैं। और कौन सी मिलती है वो देखो, वो समझो। 4th पॉइंट आ जाता है मेरे पास में, अगर कोई भी अमाउंट जो है, कोई भी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टेड हो रहा है एनएससी एज वेल, एनएससी के अंदर, एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी, एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी, इंटरेस्ट अक्रूड जो भी एनएससी के ऊपर है वो जो है वो भी आ जाता है। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, मान लो आपने कोई भी लोन लिया बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किस लिए लिया है लोन, लोन लिया था आपने परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो लोन लिया था। अब जब आप उस लोन का रीपेमेंट करोगे तो उसका भी डिडक्शन जो है वो आपको किसके अंदर मिल जाएगा, एटीसी के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप जो है वो रीपेमेंट जो है वो कर रहे हो, देखो रीपेमेंट जो है वो कर रहे हो हाउसिंग लोन की, रीपेमेंट जो है वो कर रहे हो, अगर आप हाउसिंग लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, एंड कंडीशन जो है वो इसके साथ में क्या क्या अटैच्ड है। एक तो लोन जो है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, लोन जो है वो फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन क्या है डिडक्शन जो है वो एटीसी के अंदर जो है वो क्लेम करने की, कि कंस्ट्रक्शन या परचेज जो है वो कंप्लीटेड हो जानी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और परचेज, कंडीशन क्या है यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन या परचेज जो है वो क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीटेड हो जानी चाहिए। शैल बी कंप्लीटेड, shall be completed during the previous year, shall be completed during the previous year। एंड लोन जो है वो किससे लिया होना चाहिए, लोन टेकन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और या फिर जो है वो एम्प्लॉय कंपनी से जो है वो क्या लिया होना चाहिए, एम्प्लॉय कंपनी से जो है वो क्या लिया हुआ है, लोन जो है वो लिया हुआ होना चाहिए। देखो वैसे तो आपको ना एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है, जो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है ना, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है और इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी आ जाता है,
ठीक है, जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट का डिडक्शन होगा वो आप कौन से सेक्शन के अंदर लोगे, वो आप सेक्शन नंबर 24 के अंदर लोगे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट जो भी होगा उसका डिडक्शन जो है वो आप कौन से सेक्शन में लोगे, सेक्शन नंबर 80C के अंदर यहाँ पर आप लोगे। नहीं तो आप एक काम करो ना, आप बैंक या फिर एफडी के बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में 5 सालों की एफडी करा लो। तो अगला जो है वो क्या आ जाता है, अगला क्या आ जाता है कि आप जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट करा लो, फिक्स्ड डिपॉजिट करा लो इन अ शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years और मोर, 5 years और मोर के लिए जो है वो आप क्या करा लो, एफडी जो है वो करा लो, एफडी जो है वो करा लो। अब ये टैक्स सेवर होती है एफडी, और जो है वो आपको जो है वो अगर आप 5 सालों के लिए जो है 5 सालों के लिए मिनिमम या 5 सालों से ज़्यादा के लिए कोई एफडी कराओगे बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको जो है डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा 80C के अंदर। या फिर आपने क्या करा, अपने बच्चों का जो है वो एजुकेशन फीस जो है वो पे किया, या तो आपने जो है वो अपने बच्चों का एजुकेशन फीस जो है वो पे किया, चिल्ड्रन का आपने जो है वो एजुकेशन फीस जो है वो पे करा, चिल्ड्रन का एजुकेशन फीस जो है वो पे करा। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का अलाउड होता है फॉर फुल टाइम एजुकेशन, अगर आप इंडिया के अंदर करा रहे हो तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का जो है वो अलाउड होता है। तो मैंने क्या कहा उसको लिखते हैं कि देखो, ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एंड मैक्सिमम जो है वो कितने बच्चों का अलाउड होता है, 2 चिल्ड्रन का अलाउड होता है फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। नहीं तो आप क्या करो, नाबार्ड वगैरह के अंदर जो है वो पैसा जो है वो डिपॉजिट करा दो, नाबार्ड वगैरह के अंदर अमाउंट जो है वो डिपॉजिटेड करा दो। नाबार्ड की जो है वो एक स्कीम होती है, अगर मान लो आप नाबार्ड की स्कीम के अंदर जो है वो पैसा डिपॉजिटेड करा देते हो ना, तो आपको जो है वो डिडक्शन जो है वो मिल जाता है 80C के अंदर। तो अगर मान लो आपने अमाउंट डिपॉजिटेड करा दिया नोटिफाइड बॉन्ड्स के अंदर नाबार्ड के, तो भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा। डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स, डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स में अगर आप पैसा डिपॉजिट करा देते हो तो अब भी आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। नहीं तो आप एक काम करो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो है अमाउंट डिपॉजिट करा दो। डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके अंदर जो है पैसा जो है वो डिपॉजिट करा दो। 2 3 4 5 6। तो या तो जो है वो आप क्या कर दो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो है पैसा जो है वो डिपॉजिट करा दो, या तो एक काम करो आप यूलिप के अंदर पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट कर दो। अगर आप यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है, अगर आप उसके अंदर भी कोई अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर देते हो, उसका भी जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है 80C के अंदर। तो अगर आपने मान लो कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है, कोई भी अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करा है, किसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करा है, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर, अगर मान लो आपने कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर, यूलिप के अंदर कोई अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, उसका भी जो है आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है 80C के अंदर। या फिर आप जो है वो कोई म्यूचुअल फंड या फिर यूटीआई की जो है वो नोटिफाइड यूनिट्स जो है वो खरीदते हो, तब भी आपको जो है वो डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा 80C के अंदर। या फिर जो है वो आप क्या करते हो, नोटिफाइड यूनिट्स जो है वो खरीदते हो, नोटिफाइड यूनिट्स जो है वो खरीद लेते हो, किसकी, म्यूचुअल फंड की, या फिर जो है वो किसकी खरीद लेते हो, यूटीआई की जो है वो खरीद लेते हो, तब भी आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है 80C के अंदर जो है वो डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। या फिर जो है वो आपने पैसा जो है वो लगा दिया नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड के अंदर, तब भी मिल जाता है। मतलब अगर मान लो आपने पैसा लगाया है कहाँ पर, नोटिफाइड, पैसा जो है वो कहाँ पर लगा दिया, नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर,
नोटिफाइड पेंशन स्कीम जो भी यूटीआई की है, या फिर जो है वो किसकी है, म्यूचुअल फंड की है, या फिर जो है वो किसकी है, म्यूचुअल फंड्स की है, या फिर वो जो है वो किसकी स्कीम है, म्यूचुअल फंड की स्कीम है। नहीं तो आप एक काम करो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो स्कीम है इसके अंदर जो है वो पैसा जो है वो डाल दो। ये जो सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट है ये कब आई थी, ये जो है वो नरेंद्र मोदी जब आए थे उसके बाद में ये स्कीम आई थी। तो अगर आप जो है सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट के अंदर पैसा जो है वो लगा डिपॉजिट कराते हो, तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है एटीसी का। अब एक बात समझो, इंडिविजुअल जो है वो किसके लिए पैसा जो है वो लगा सकता है, मतलब किसके लिए जो है अमाउंट डिपॉजिटेड कराया जा सकता है सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट के अंदर। इंडिविजुअल या तो खुद के लिए, या हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या फिर कोई भी गर्ल चाइल्ड के लिए, जो भी इंडिविजुअल की जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए अपनी जो है वो अपनी जो है बच्ची के लिए जो है पैसा लगा सकता है, या फिर गर्ल चाइल्ड जिसके लिए वो इंडिविजुअल जो है वो लीगल गार्डियन है उसके लिए भी जो है वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा सकता है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में 13th पॉइंट जो है वो, आप जो है वो अगर डिपॉजिटेड करा देते हो अमाउंट किसके अंदर, सुकन्या सुकन्या समृद्धि सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट के अंदर जो है वो पैसा जो है वो लगा देते हो, तब भी आपको जो है वो डिडक्शन जो है मिल जाएगा। किसके लिए मिल जाएगा, फॉर इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ और एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल और गर्ल चाइल्ड फॉर whom such individual is a legal guardian is a legal guardian is a legal guardian। अब एक बात और समझो, अगर मान लो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और उसने जो है पैसा जो है वो लगा दिया ATCCD के अंदर, और फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 इयर्स और मोर के लिए जो है पैसा जो है वो लगा दिया है, तो उसका जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है ATC के अंदर जो है वो मिल जाता है। तो 14th पॉइंट जो है वो क्या कहता है, बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट by employee of central government as a contribution to a specified account of the pension scheme referred to in section 80 CCD for a fixed period of 3 years or more, for a fixed period of 3 years or more, 3 years और मोर के लिए जो है वो पैसा जो है वो लगा दिया है। मतलब NPS की टीयर 2 वाली जो है वो आप कह लो, टीयर 2 वाली, ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो है पैसा डाल दिया है जो भी ATCCD के अंदर बताई हुई है, एंड उसके लिए 3 इयर्स और मोर के लिए पैसा जो है वो लगा दिया है, तो कितना जो है डिडक्शन मिल जाएगा, ATC के अंदर जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। और किस चीज़ का जो है वो डिडक्शन जो है वो मिल जाता है, और जो है वो किस चीज़ का डिडक्शन मिल जाता है, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी है या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस जो भी पेड करें फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसका यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है ATC के अंदर, फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो अगर रिवाइज करेंगे किस किस का डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन नंबर 80C के अंदर, वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो है बात करें कि इंडिविजुअल या HUF है, वो जो है वो पैसा जो है वो कहाँ पर लगा दे, कि जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर ही जो है पैसा लगा दे, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही पैसा लगा दे वो, और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दो,
तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा एटीसी का। आपको जो है वो एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एलिजिबल एसएससी एटीसी के अंदर कौन है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ये डिडक्शन जो है वो मिलती है। एंड कितनी अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो मिलती है, 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है मैक्सिमम लिमिट। ये बात आपको एटीसी की डिडक्शन के लिए जो है वो हमेशा याद रखनी है। और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पर होती है कि देखो, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर जो है पैसा लगाया है, अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर जो है पैसा लगाया है, और अगर मान लो पॉलिसी जो है वो इशूड करी है 1/4/2012 से पहले, तो प्रीमियम पेड या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्या जो है डिडक्शन जो है मिल जाएगा। उसके साथ में ही अगर मान लो पॉलिसी जो है वो इशूड हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/2012 के बाद में, तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर पॉलिसी जो है वो इशूड हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/2013 किस पर्सन के लिए जो भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है या फिर पर्सन जो भी सफ़र कर रहा है स्पेसिफाइड डिसीज से, तो प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज़ लोअर का मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो है वो क्या होगा, इसके बाद में जो है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने जो है वो किसके अंदर करी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है वो करी है, उसका जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाता है एटीसी के अंदर। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ने अपने खुद के नाम पे करी हो, या तो स्पाउस के नाम पर, या तो चिल्ड्रन के नाम पे, तभी मिलेगा। एंड एचयूएफ ने कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए करी है, तो जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी करी हुई है पीपीएफ के अंदर। इसके बाद में अगर मान लो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ने अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर दिया है एसपीएफ के अंदर एंड आरपीएफ के अंदर, मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है, तो उसको डिडक्शन मिल जाता है एटीसी के अंदर। इसके बाद में आ जाता है अगर मान लो कोई भी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टेड करा है एनएससी के अंदर एज वेल एज जो इंटरेस्ट अक्रूड है एनएससी के ऊपर, उसका भी जो है वो क्या मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है एटीसी के अंदर। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एटीसी के अंदर जो है वो क्या है, जो भी प्रिंसिपल जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो उसका भी डिडक्शन मिल जाता है, प्लस में इंटरेस्ट अक्रूड का। देखो सबसे पहले जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इंटरेस्ट जो भी अक्रू होता रहेगा वो आपकी इनकम बन जाएगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड आपको उसका जो है वो एटीसी के अंदर जो है वो क्या मिल जाएगा, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा आपको उसका एटीसी के अंदर जो है वो क्या मिल जाएगा, डिडक्शन भी मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्ट अक्रूड है उसका तो मिलेगा ही, प्लस में अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी का भी मिल जाता है। देन अगला आ जाता है, हमने अगर कोई रीपेमेंट करी है हाउसिंग लोन की, उसका भी जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो एटीसी के अंदर जो है वो मिल जाता है। देखो एक बात समझो, अगर हाउसिंग लोन है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका डिडक्शन तो हमें पढ़ा ही है हमने कि जो है वो हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के अंदर की वो सेक्शन नंबर 24 के अंदर उसका डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट का। बट वट अबाउट प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट, तो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट का जो है वो डिडक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 80C के अंदर जो है वो मिल जाता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त जो है वो ये होनी चाहिए कि लोन जो है वो लिया हो परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज जो है वो कंप्लीटेड हो जानी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड लोन जो है वो लिया होना चाहिए गवर्नमेंट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर और एम्प्लॉय कंपनी वगैरह के लिए जो है वो लिया होना चाहिए। देन एक बात और आ जाती है, फिक्स डिपॉजिट अगर शेड्यूल्ड बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने एफडी वगैरह कराई है, टैक्स सेवर एफडी कराई है और 5 साल या 5 सालों से ज़्यादा के लिए कराई है, तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। अगर मान लो कोई भी ट्यूशन फीस जो है वो पे करी है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ट्यूशन फीस अगर आपने कोई पे करी है चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की अलाउड हो जाती है, एंड फुल टाइम एजुकेशन के लिए जो है वो अलाउड हो जाती है इंडिया के अंदर। या अगर मान लो आपने कोई पैसा जो है वो नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नबार्ड वगैरह के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कराया है, तो आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन नंबर 80C के अंदर। ठीक है। या फिर आपने जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कोई पैसा जो है वो डिपॉजिटेड करा दिया है। ठीक है। और या तो आपने जो है वो कोई भी अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किसके अंदर कर दिया है, यूलिप के अंदर कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया है, या तो आपने जो है वो नोटिफाइड यूनिट्स जो है वो खरीद लिए हैं म्यूचुअल फंड या यूटीआई की, या तो आपने जो है वो नेशनल पेंशन नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है, या तो आपने डिपॉजिटेड कर दिया सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट के अंदर, और इंडिविजुअल जो है वो खुद के लिए या फिर जो है वो हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल जो है वो हिमसेल्फ है या फिर हरसेल्फ है उनके लिए जो है करा सकता है, या फिर जो है कोई भी उसकी गर्ल चाइल्ड है बच्ची है तो उसके लिए करा सकता है, जो भी इंडिविजुअल की बच्ची है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड, ठीक है, या फिर जो है वो गर्ल चाइल्ड जो है वो किसकी है वो गर्ल चाइल्ड उसकी है जो जिसके लिए इंडिविजुअल जो है वो क्या है लीगल गार्जियन जो है वो बना है उसके लिए कराया तब भी जो है वो माना जाएगा। या फिर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ने कोई भी अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किसके अंदर करा है, किसके अंदर कंट्रीब्यूट करा है, पेंशन स्कीम के अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है, पेंशन स्कीम जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर जो है वो अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करा है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और मोर के लिए अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करा है, जो एनपीएस की Tier 2 वाली स्कीम है उसके अंदर जो अमाउंट जो है 3 साल या 3 सालों से ज़्यादा के लिए अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है,
तो आपको सेक्शन नंबर 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। या फिर कोई स्टैम्प ड्यूटी का पैसा है, रजिस्ट्रेशन फीस का पैसा है, जो भी हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में जो है वो ये सारे के सारे खर्चे लगे हैं, उसका कोई भी डिडक्शन है वो सेक्शन नंबर 80C के अंदर जो है वो आपको मिल जाता है।